हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में और देखने वाले हैं इसकी आंसर की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्या है इसके ओवरऑल नीट का जो हमारा पेपर था उसकी कर लेते हैं एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं बच्चों फिजिक्स के पेपर के बारे में, तो फिजिक्स का पेपर जो था वो एक्चुअली पिछले 4-5 सालों में क्या है अब तक का सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट पेपर रहा है और इजी टू सॉल्व क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। और केमिस्ट्री और बायो की बात की जाए तो केमिस्ट्री और बायो में हमने जैसे बच्चों से बात की, स्टूडेंट से रिव्यू लिया, तो उनसे बात करने पर हमें पता चला कि जो पेपर था केमिस्ट्री का पेपर भी क्या है वॉज एक्चुअली मच मोर ईजियर और बायो का पेपर भी क्या था एक्चुअली इजी टू डू था। तो अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो दैट वाज शिफ्टेड फ्रॉम टू इजी टू मॉडरेट एक्चुअली, और क्या है बच्चे इसमें आसानी से क्या है इजीली स्कोर कर सकते थे। तो ये थी बच्चों पेपर की एक ओवरऑल एनालिसिस। और अब हम करते हैं स्टार्ट फटाफट जो है अपने फिजिक्स के पेपर का स्पीड सॉल्यूशन। चलिए बच्चों टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट करते हैं स्टार्ट। एक एक करके फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को स्टार्ट। चलिए भाई देखते हैं रहा। तो हम बात करें यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस के बारे में, तो ये मैंने क्या है बच्चों से जो पेपर लिया था उसका हमने क्या है फोटो खींची है, तो उसी में फटाफट आपको मैं बताता जाऊँगा। तो चलिए बच्चों करते हैं फटाफट, देखते हैं कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये हमारा जो है सेक्शन जो है एक्चुअली हमारा मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, ये हमारा जो सेक्शन है वो क्या है G5 है ना, ये कोड हमारा G5 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए भाई अगर हम बात करें यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग करंट 2 एम्पियर। फटाफट देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनेगा। U इक्वल टू आता है हाफ LI² आता है, हाफ पता है हाफ रखोगे, L कितना है हमारा 4 माइक्रो हेनरी और I कितना है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 माइक्रो जूल सिंपली। तो ये जिस बच्चे ने मार्क किया है 8 माइक्रो जूल क्या है करेक्ट मार्क किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है 8 माइक्रो जूल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। In how much time the activity of substance drop to 1/16 of its initial value। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम जानते हैं क्या होता है, अगर n इक्वल टू n नॉट 1/2 होता है, ये क्या है एक्टिविटी का फॉर्मूला, सॉरी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर रह जाएंगे सर्टेन टाइम के बाद है ना, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद। हमसे बोल रहा है कि कितनी वैल्यू रह जाती है 1/16, तो यहाँ पे n कितना आएगा n नॉट बाई 1/2 की पावर 1/16 मतलब 4 हो जाएगा, इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आएगी 4 आ जाएगी। 4 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, तो इस केस में जो टोटल टाइम आएगा वो कितना आएगा n इंटू टी हाफ है ना, सिंपल ये होता है। तो टी हाफ कितना हमको दे रखा है यहाँ पर, टी हाफ दे रखा है हमको 20 मिनट, ठीक है भाई। तो इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो टोटल टाइम कितना होगा 80 मिनट। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को 80 मिनट मार्क किया वो भी क्या है इसका वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको मैं एक बार चाहें तो क्या है यहाँ पर फटाफट क्या है सॉल्व करता जाता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ ताकि क्या है यहीं पर हम क्या है पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, to what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 times। ध्यान देना increase by 3 times है ना। थर्मल फिजिक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। हम जानते हैं VRMS जो होता है वो क्या होता है बेटा अंडर रूट ऑफ T के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो है RMS स्पीड कितनी हो गई है 3 टाइम्स से बढ़ गई है, मतलब क्या होगी 4 टाइम हो गई है। तो अगर बात करें यहाँ पे RMS स्पीड जो थी VRMS होगी वो क्या हो गई है 4 टाइम्स, दैट हैज बीन गिवन 4 टाइम्स। तो इस केस में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा 16 गुना है ना, तभी तो क्या होगा इस केस में रूट के अंदर जब 16 आएगा तभी तो VRMS क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में कहानी क्या है, जो टेम्परेचर 16 टाइम्स हो गया है। इनिशियली कितना टेम्परेचर था, इनिशियली टेम्परेचर था कितना हमारा -50 डिग्री सेल्सियस, तो -50 था, तो यहाँ से कितना आएगा -50 + 273 करेंगे केल्विन में 273, तो कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर जो आ जाएगा हमारा कितना बनेगा, ये आ जाएगा 223 केल्विन। तो अब जो फाइनल टेम्परेचर हो गया है T फाइनल वो क्या हो गया है इसका 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 223 केल्विन। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी टेम्परेचर आएगा निकाल लेना, वो तो मैथ है सिंपल। उसमें से क्या करेंगे, हमको देखो सारे आंसर दे रखे हैं यहाँ पे किसमें डिग्री सेल्सियस में, उसमें से क्या करेंगे 273 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल सी कहानी थी,
कि भाई जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि वीआर में क्या हो गया 4 टाइम्स, तो जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 16 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर निकाला इन टर्म्स ऑफ केल्विन, फाइनल निकाला, इसके बाद उसमें से क्या कर दिया 273 कर दिया सब्ट्रैक्ट, हमको यहाँ से मिल गया फाइनल टेम्परेचर सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आंसर में क्या बन जाएगा इस केस में 3295 डिग्री सेल्सियस। जिस बच्चे ने भी क्या कॉपी है एक्चुअली उसने क्या है, एक्चुअली मैंने क्या जब इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखा था तो ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे ने क्या सही किए हैं एक्चुअली, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है भाई, 4 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप। अच्छा, तो अगर बात करें यहाँ पे बच्चों तो हम जानते हैं ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, वो आती है हमारी V/12, है ना, V/12। और जो क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है V/4L। तो इनका रेशियो अगर निकाला जाए, यहीं पे साफ करता हूँ इसको, तो इनका रेशियो अगर निकाला जाए तो कितना आएगा भाई, देखिए ये है हमारा क्या, ये है ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी और क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी V/4L। तो ऊपर से डिवाइड मार दिया तो V/4L ऊपर जाएगा, डिवाइड होगा ना, V/12 डिवाइड बाई V/4L तो ये ऊपर हो जाएगा। कितना आ जाएगा इस केस में, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 2, सिंपल, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सीधा कितना आंसर है इस केस में हमारा 2:1 विल बी आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 4 G5 सेट का। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, इन ए LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज एक्चुअली 1 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंस R इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस विल अकर। देखो LCR सर्किट में बच्चों हम जानते हैं कब होता है रेजोनेंस, पता है अपन को क्या होता है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा 1/√, के अंदर LC आ जाएगा। हमसे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, तो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी आएगा 2πf, लिख दो यहाँ पर 2πf। तो f कितना बनेगा 1/2π के अंदर L इंटू C। सिंपल मैथ है, 1/2π L में कितना दे रखा है यहाँ पर, L में दे रखा है यहाँ पे 10 मिली हेनरी और C दे रखा है 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे कितना बनेगा 1/2π रूट के अंदर 1 मिली हेनरी 10⁻³ और 1 इंटू 10 कितना है, ये 10 है ना, सॉरी यहाँ पे 10 है, इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा यहाँ पे 9 है कि 6 है, तो माइक्रोफैरड में है ना, माइक्रोफैरड, तो यहाँ 10 क्या आ जाएगा -6। ठीक है भाई, इसको मैं कर देता हूँ साफ जरा, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो इस केस में हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी के लिखें यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी F आ जाएगा 1/2π कितना है 1/2π 10⁻² आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 10⁻8 बन जाएगा रूट के अंदर, क्या बन जाएगा 10⁻4, तो ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻4। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, यहाँ से f कितना बन जाएगा हमारा, सॉल्व करने पर क्या सिंपली आ जाएगा हमारा, क्या सॉल्व करेंगे तो 1.59 क्या है किलो हर्ट्ज आ जाएगा सॉल्व करने पर, सिंपली है ना, कितना आ जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। इसको आप सिंपली क्या है सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों ना, यहाँ पर इतना तो ये तो सिंपल हो जाएगा, मैथमेटिक्स है सिंपल है ना। चलो इसको मैं फिर से कर लेता हूँ एडजस्ट ऐसे, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर स्पीड सॉल्यूशन, फटाफट चलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा। अच्छा ओके, हम जानते हैं भाई जो हमारी बामर सीरीज की लिए बात करें, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, जब जो इलेक्ट्रॉन होता है करता है ट्रांजिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू द जिस भी क्या है क्या बोलते हैं बॉटम लाइन पे वो आ रहा है। अगर बात करें बामर में तो कहाँ पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 2 में आ रहा है। अगर बात करें ब्रैकेट में तो कहाँ से कहाँ आता है, इन्फिनिटी से 4। तो सिंपल देखिए हम जानते हैं इस केस में अगर 1/λ, क्वेश्चन में 6 की बात कर रहे हैं, 1/λ इक्वल टू कितना होता है R, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, जेड कितना बनेगा 1 बाई कहाँ पे आ रहा है N1 का स्क्वायर 1 बाई इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर बात किया बामर के लिए क्या बनेगा R इंटू 1 बाई N1 कितना है 2 का स्क्वायर -1 बाई इन्फिनिटी। तो इस केस में कहानी इन्फिनिटी का स्क्वायर है ना, सिंपल हमारा जो लैम्डा है कितना बनेगा 4/r, ठीक है भाई बामर के लिए। और बात करें ब्रैकेट के लिए, तो ब्रैकेट के लिए ऑब्वियसली बात है यहाँ बस क्या हो जाएगा भाई 16 टाइम्स हो जाएगा, तो सिंपल आप चाहें तो लिख सकते हैं सीधा कितना बनेगा 16/r। कैसे भाई, यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी से कहाँ पर आएगा 4 में आएगा, तो 4 का स्क्वायर करोगे सिंपली, तो जो हमारा लैम्डा डैश आएगा किसके लिए ब्रैकेट के लिए वो आएगा 16/r। तो लैम्डा डैश क्या होगा सिंपली आसान भाषा में 4 टाइम्स ऑफ व्हाट वी कॉल बामर का जो है 4 टाइम्स होगा, तो आंसर क्या बनेगा इस केस में हमारा 4 लैम्डा, ठीक है ना।
जिस बच्चे ने की कॉपी एक्चुअली उसने अब तक के सारे क्वेश्चन सही किए फिजिक्स के ना, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। मैं आपको यहाँ पे कि यहीं बताता जा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि यहीं पर क्या हमने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं साथ में, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैं यहीं करता आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज। हम जानते हैं भाई क्या, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उस केस में कहानी क्या है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात की जाए किधर आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, और क्या आएगा अलोंग द एक्सिस। ठीक है, हमसे बोल रहा है किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम सेंटर, along the radius toward the center। ये तो बात ही गलत है ना, सीधा आंसर हम जानते हैं क्या होगा, along the axis of rotation, है ना। इस केस में हमारे क्या बन जाएगा, इस केस में 7th का फर्स्ट बन जाएगा आंसर। 8 देखिए क्या बोल रहा है इस केस में। 8 हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि नाउ ड्यू टू एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, है ना, an AC source is connected to a capacitor due to increase in its operating frequency। अच्छी बात है, हमको बताना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा बढ़ेगा, ये बताना है। तो देखो हम जानते हैं जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है XC, बेटा कितना आता है 1/ωc। जब आप ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, जब हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, F क्या डिक्रीज कर रहे हैं, तो जब ओमेगा करेगा डिक्रीज तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंस है XC क्या होगा, सिंपली बढ़ेगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट, गलत है भाई, ये तो बढ़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज, साफ साफ दिख रहा है बढ़ेगा, ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। देखो जब इस सर्किट का क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो इस केस में कहानी की ऑब्वियस बात हम जानते हैं कंडक्शन करंट जो होगा क्या होगा, घटेगा। कंडक्शन करंट घटेगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट करंट विल डिक्रीज, है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 8th का 4 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। देखो जब भी हम बात करते हैं अनप्रेडिक्टेबल विच कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, है ना, तो वो एरर कहाँ पे आती है, दैट अराइज इन द रैंडम एरर, हमेशा है ना, हमेशा कहाँ आती है, इन दैट अराइज इन द रैंडम एरर। तुमसे क्या बोल रहा है, द एरर इन मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन दैट विल बी ड्यू टू रैंडम एरर, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, रैंडम एरर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन देन द वैल्यू ऑफ R गिवन बाई। मैं यही कर देता हूँ सॉल्व। देखो यहाँ पे हमें इधर रखा है सर्किट, ये 10 वोल्ट की लगी, जब बना देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है 400 ओम है, यहाँ हमारा क्या लगा है 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे लगा हुआ है एक रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ हमारा क्या गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे लगा है 2 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है बेटा, है ना, हमसे बोल रहा है इस केस में दैट जो गैल्वेनोमीटर है ये 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब क्या है इस केस में, इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो देखो यहाँ पर भाई ये हमारा 0 वोल्ट पर, ये 0 वोल्ट पर, 2 वोल्ट पर होगा। अगर इस वाले ब्रांच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब क्या होगा, इस केस में कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये कितने पर होगा हमारा, ये होगा हमारा 2 वोल्ट पर ना, ये हमारा कितने पर होगा 2 वोल्ट पर, क्योंकि भाई इसमें कोई करंट ही नहीं आएगी ना, दोनों क्या होंगे सेम पॉइंट पर रहेंगे। ये है 0 पर, ये कितने पर होगा हमारा 10 वोल्ट पर। तो देखो अब इस केस में जो करंट यहाँ से जाएगी ना, वही करंट इसमें निकल जाएगी। मतलब यहाँ से जो करंट जा रही है वही करंट यहाँ पे निकल जाएगी। यहाँ से कितनी करंट जाएगी, देखिए ड्रॉप कितने का है इस केस में, 8 वोल्ट का ड्रॉप है, तो कितनी करंट जाएगी 8/400, यहाँ ले देता हूँ 8/400, वही इसमें निकल जाएगी, इज इक्वल टू 2 कितना होगा R। सॉल्व करेंगे यहाँ से, R कितना आ जाएगा हमारे इस केस में, सिंपल भाषा में 100 ओम, सिंपल था एकदम ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे इस केस में, 100 ओम विल बी अवर सिंपली आंसर, है ना। 10th का क्या बन जाएगा हमारा, 100 ओम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इसको साफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्टेड बाय 2 सेंटीमीटर इज U इफ द स्प्रिंग इज स्टेड बाय 8 सेंटीमीटर। ये तो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। देखो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू होती है हाफ U, है ना। U कितना होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी बेटा U कितनी आती है, U इक्वल टू आती है हाफ K² जब हमने इसको क्या किया 2 से लॉन्गेट किया है, तो उस केस में कहानी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी U है, बाद में क्या कर दिया है इसको 8 से लॉन्गेट कर दिया, तो U इसको डैश कितना बनेगा हाफ ऑफ K, इसको कर दो x को कर दो 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ K इंटू 8 का स्क्वायर आएगा। सिंपल U डैश अपॉन U कितना आ जाएगा यहाँ पर, सिंपली कितना आएगा, इसका 4 टाइम्स हो गया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना 16। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी हमारी, सिंपल आ जाएगी 16 टाइम्स
ऑफ यू आ जाएगी। सिंपल आंसर था, फटाफट फटाफट क्या है हमने ये 11 क्वेश्चन इसके हो गए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए। हाँ भाई ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखिए भाई, हम देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। एक व्हीकल है जो कि क्या है टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस v, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस v से चलता है। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है 2s है, हाफ करने में अच्छा नहीं लगता ना, तो ये s तो टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस चलता है v से, और जो रिमेनिंग चलता है कितने से चलता है 2v से चलता है। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ। इतना सारा क्वेश्चन हमने कितनी बार किया होगा ये। v एवरेज कितना बनेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम कितना लगा s बाई वी, सॉरी s बाई वी, प्लस यहाँ कितना लगेगा s बाई 2v, है ना। सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये इससे गया ये इससे गया, सॉल्व करोगे यहाँ से v एवरेज कितना आ जाएगा भैया, सिंपली सॉल्व करने पर 4v/3 आ जाएगा, सिंपली सॉल्व करने पर। सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलिए भाई, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 4v/3 बन जाएगा इसका आंसर 12 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है द फोटोवोल्टाइक डिवाइस क्या होता है, सॉरी फोटोवोल्टाइक डिवाइस क्या होती है बच्चों, जनरली होती है, इसको बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है ना। कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है कि भाई सोलर सेल का काम ही क्या होता है, वो क्या करता है बच्चों, ऑप्टिकल जो हमारा जो रेडिएशन होता है उसको किस में करता है कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है कन्वर्ट। ठीक है, सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन कंडीशन। हम ये जानते हैं जो जीनर डायोड होता है हमेशा कहाँ काम करता है, जो ग्राफ बनता है हमारा V वर्सेस I ग्राफ, उसके ब्रेकडाउन वाले जोन में काम करता है, और रिवर्स क्या बोलते हैं हमेशा ही रिवर्स बायस में होता है हमेशा, है ना। तो सही बोल रहा है, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, और कहाँ पर ब्रेकडाउन वाले जोन में। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहाँ लिखा है ये, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन एट ए स्पीड ऑफ कितना है 280 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ओके, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है किसका, हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहाँ जो बुलेट है 14 की बात कर रहे हैं, है ना, जो बुलेट फायर की गई है उसकी स्पीड कितनी है 280 मीटर पर सेकंड है, और कितने एंगल पे बच्चों 30 डिग्री पर है। तो हमसे बोल रहा है मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एच मैक्स कितना आता है भाई, एच मैक्स आता है v साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g आता है ना। सिंपल v कितना है हमारा 280 इंटू साइन 30 बनेगा 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। सॉल्व करेंगे इसको, ये लिखा है 140 का स्क्वायर, है ना, 140 इंटू 140 बाई 2 इंटू जी कितना है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से सॉल्व कर लेना। अभी आप मैथ सिंपल 1000 मीटर आ जाएगा सॉल्व करने पर ना, सिंपल है ना, मैथ हो जाएगी सिंपल। ये ऊपर ले आओ, यहाँ बनेगा 1400, फिर उड़ा दो, सिंपल है ना। ओके चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस केस में 1000 मीटर विल बी आवर आंसर, सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल था, है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू एक्चुअली क्या, ग्रेविटेशन। क्या बोल रहा है देखिए बच्चों, हमसे बोल रहा है क्या, 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस एट ए डिस्टेंस r। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इज इक्वल टू 0। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है, मास क्या है m और 9m, ठीक है भाई, और दोनों एक दूसरे से r की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में कहीं पर जहाँ पर हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 होगी, वहाँ पर हमको बताना है क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लेते हैं दूरी कितनी भाई हमारी x है, ये दूरी कितनी होगी r - x, है ना। तो इस केस में क्या है, m की वजह से जो आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इधर आएगी, और जो 9m की वजह से इधर की तरफ आएगी, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो m की वजह से अगर लिखी जाए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बनेगी, gm डिवाइड बाई x का स्क्वायर, और 9m की वजह क्या बनेगी g इंटू 9m डिवाइड बाई r - x का स्क्वायर बन जाएगी। ये उड़ गया इससे, ये उड़ गया इससे, ये उड़ गया, है ना, gm चेंज उड़ जाएगा, इधर आएगा 9x का स्क्वायर, रूट ले लो, क्या बनेगा 3x इक्वल टू बनेगा r - x। तो यहाँ से x कितना बन जाएगा बच्चों हमारा r/4, x आ गया r/4। बस अब यहाँ पर क्या हमको लिखना है इस वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो कितना बनेगा देखो, इस पॉइंट पे लिखना है, क्या बनेगा, हम जानते हैं कितना होता है -gm/r होता है। तो कितना बनेगा, v लिखा है, क्या बनेगा -gm/x कितना है r/4। तो इसके वजह से हो गया
ऐसे इसके लिखो क्या बनेगा, माइनस ऑफ जी 9m डिवाइड बाई कितना बनेगा 3r/4 आएगा। दूरी कितनी हो गई है 3r/4, ये इससे उड़ के यहाँ पे जाएगा 3, ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस ऑफ 4gm/r, ये कितना बनेगा माइनस ऑफ 12gm/r, कितना बन जाएगा माइनस ऑफ 16gm/ सिंपल r विल बी आवर आंसर। तो कहाँ लिखा ये माइनस ऑफ 16gm/r विल बी आवर सिंपल आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में 16 क्या बोल रहा है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही, हम जानते हैं ये बच्चे का क्वेश्चन गलत हो गया, देखो इसमें हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, इसको साफ कर दूं मैं, कि जब एक्सरे करती है एक्सेलरेट तो उस केस में कहानी क्या होती है, जब एक्सरे प्रोड्यूस होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेलरेट और जाकर टकराता है एनोड से, उसकी वजह से जो एक्सरे जनरेट होती है उसके जो लैम्डा मिनिमम आता है, हम जानते हैं कितना आता है, वो आता है hc/ev, आता है ना, E=hc/λ से आता है ev, है ना। तो जो लैम्डा मिनिमम होता है ऑब्वियस सी बात है किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, हम जानते हैं वो क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। बच्चे का ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर क्या आएगा इसका 1/v आएगा, ये हमारा करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, है ना। हम जानते हैं वेंचुरीमीटर क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हाइगन प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। किस पे काम करता है बच्चों, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। 17 का आंसर क्या बन जाएगा हमारा, जो वेंचुरीमीटर है दैट वर्क्स ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमसे इस केस में, कि भाई द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड्स इज गिवन टू अस, है ना। तो अब बात करें हमसे क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड। हम जानते हैं इस केस में देखो बच्चे ने को सीरीज भी लिख रखी है पूरी ना, कि जो हम लिखते हैं रजिस्टर को कैसे, हमेशा x y × 10⁻z के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो z है ना, z के यहाँ पे कितना आएगा इसका हम जानते हैं, z कितना आएगा हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 3 के लिए जो कलर कोड होता है वो क्या कौन सा कोड होता है, हम जानते हैं बच्चों कौन सा कोड होता है, दैट विल बी ऑरेंज। तो क्या बन जाएगा इसके हमारा, दैट विल बी ऑरेंज विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल, मतलब अब तक बच्चों के जिस बच्चे की कॉपी है उसने अब तक क्या है, सिर्फ इसका एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी सारे सही हैं, है ना। चलो भाई देखते हैं, अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सोल्यूशन इज नियरली। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, हम जानते हैं भाई जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी सरफेस एनर्जी होगी सोप बबल की, जो सरफेस एनर्जी होगी सोप बबल की वही क्या होगी, एक्चुअली उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए होगी। तो कितनी सरफेस एनर्जी होगी, जानते हैं U = कितना बनेगा, S × A, ये होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। हम जानते हैं सोप बबल में कितने होते हैं सरफेस, 2 सरफेस होते हैं, तो कितनी एनर्जी बनेगी 2 × S × A। तो क्या बनेगा 2S कितना है हमारा, ऐसे सरफेस टेंशन कितना रखा है 0.03 Nm, और एरिया कितना बनेगा 4πr², है ना, 4πr का स्क्वायर, r कितना हमारा 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो एनर्जी हमारी जूल में कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना भैया, 3.01 × 10⁻⁴ जूल। दिस विल बी द एनर्जी ऑफ क्या नाम, सोप बबल के जो हमें बनाने के लिए चाहिए होगी। तो अब तक हमने किया है, अब तक 19 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया। चलो देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के जो सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमसे, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड, ठीक है, ए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस। अच्छी बात है। विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। हम जानते हैं भाई कि बच्चों जब भी हमारा फुल वेव रेक्टिफायर जनरेट होता है तो उस केस में कहानी कि अगर हमको रिपल को हटाना है तो हमेशा किसको यूज़ करते हैं, जो हमारा कैपेसिटर रहता है ना, कैपेसिटर इज यूज टू एक्चुअली रिमूव द ऑल द रिपल्स। जो हमारे ये जो रिपल्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, इन रिपल्स को हमें हटाना है, इनको हटाना है, इनको हटाना है, तो क्या इनको हटाना है, तो क्या करते हैं हम, किसको यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो आंसर क्या बनता है सीधा, कैपेसिटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, कितना आता है आंसर, सीधा 0 आता है ना। तो इसके इसमें हमसे क्या बोला है, नेगेटिव 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू कितना आता है, 0 आता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, हमारा 21 का 2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम हमको दे रखा है यहाँ पे 2.14, 2.30 और 2.75। क्या दे रखा है, 2.14, 2.30 और 2.75 दे रखा है अपन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, विद इन विच ऑफ, अच्छा और क्या, इफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ कितना, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छी बात है।
तो भाई जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है कितनी है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। तो किस देन विच ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ऐसा जो हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जो कि क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो वही इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा जिसमें ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जो एनर्जी है वो क्या है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। किस में ज़्यादा है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो कम है एनर्जी, इसका वर्क फंक्शन ही ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, यहाँ भी इमिट नहीं होगा, इस वाले में क्या होगा, इमिट होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, किसका है ये वर्क फंक्शन, ये सीजियम का है, तो आंसर क्या बन जाएगा, सीजियम ओनली। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। क्या बोल रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। क्या बोल रहा है, एक फुटबॉल, ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ और साउथ है। एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि किधर मूव कर रहा है बच्चों, साउथ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है भाई, और अचानक क्या है, इट एंड टर्न्स सडनली टर्न्स टुवर्ड द ईस्ट, अचानक से क्या है ये ईस्ट की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, पहले इधर मूव कर रहा था, ये थी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। देन हमसे क्या बोल रहा है, देन द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग। तो हम जानते हैं इस पर जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किधर आता है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो हमें क्या करना है, बस डेल्टा वी वेक्टर की निकालनी है डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे, ये हमारा वी फाइनल वेक्टर है, इसमें क्या कर दो, इसमें हम हमेशा इसमें क्या कर दें, जो इनिशियल वेक्टर है, जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, उसको पलट के क्या कर दें, ये क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को पलट के जोड़ दें। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसका नेगेटिव क्या आएगा, ऊपर की तरफ, तो इसका नेगेटिव इधर है ऊपर की तरफ। ये हमारा आ गया वी फाइनल वेक्टर, ये आ गया वी इनिशियल वेक्टर, इसको पकड़ के जोड़ दिया, तो ये हमारा जो है डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। भाई ऑब्वियस बात है, डेल्टा टी कर दो ना भाई, डेल्टा टी आएगा ना। ठीक है, तो जो हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में होगा, तो यही हमारा क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या बताएगा इसके से हमारा, अलॉन्ग द, तो फोर्स किधर लगेगा इस पर, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका क्या बन जाएगा हमारा, इस केस में 23 का 4 बन जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट दो क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। कितना आसान क्वेश्चन है ये, 3 माइक्रोफैराड 3 पैरेलल में कितना बनेगा, 3 6 और 6 और 3 आपस में किस में है, सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा, सीधा आंसर खटाक से। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखिए 24 क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पे इसको साफ करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या बोला अभी बच्चों, देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट चलेंगे स्पीड सोल्यूशन में। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी में दे रखा है यहाँ पर, एक्सपीरियंस टॉर्क, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल। कितना आसान क्वेश्चन, तो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा इस केस में, जानते हैं PE sin थीटा। टॉर्क हमको दे रखा है, टॉर्क कितना दे रखा है बच्चों, 4 न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, है ना, यहाँ पे क्या ये डायपोल मोमेंट रहा, ई कितना हमको दे रखा है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और sin थीटा कितना बनेगा 1/2। हमसे बोलना है, बताओ यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, P = Q × D कर दो सिंपल, तो P कितना आएगा, Q × D = बनेगा 4 × 10⁻⁵। और हमको यहाँ पे क्या बताना है, Q बताना है, ये D कितना है 2 सेंटीमीटर, पुट कर लो वैल्यू, मैथ करनी है अब तो है ना, 10⁻², सॉरी है, इक्वल टू क्या बनेगा 4 × 10⁻⁵। सिंपल कर लो, Q कितना आ गया यहाँ पर 2 मिली कूलम आ जाएगा ना, सिंपल 2 × 10⁻³ आ जाएगा। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन होता है, हद हो गई है ना, कितना का 2 मिली कूलम। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है 26, इफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू 0 ओवर सरफेस। अगर किसी सरफेस के थ्रू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर 0 है, तो ऑप्शन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, नेट फ्लक्स 0 है, अगर नेट फ्लक्स 0 है, नेट फ्लक्स का 0 का मतलब क्या, कि उस सरफेस से जितना फ्लक्स जाएगा उतना फ्लक्स बाहर आएगा। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग इन द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग इट। सही बात है, अगर नेट फ्लक्स 0 है, इसका मतलब क्या, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी जा रही हैं, तो ये हमारा क्या है, इस केस में ऑब्वियस बात है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज कांस्टेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन वेरी, बदल सकता है, तब भी जितनी लाइंस आएंगी उतनी लाइंस बैठ जाएंगी ना,
तभी फ्लक्स जीरो होगा, तो ये गलत है। फिर क्या बोले, ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरी ऑन द इनसाइड सरफेस, ये भी गलत है। आंसर क्या बनेगा इस केस में, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जितनी जाएंगी उतनी यहाँ से क्या आनी चाहिए, भर आनी चाहिए, ताकि नेट फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट।